ट्रेन में सफ़र करते समय आपने देखा होगा रास्ते में बहुत सारे रिवर ब्रिज मिलते हैं, या फिर आपने देखा होगा ट्रेन जिस ट्रैक पे चलती है किस मटेरियल से वो बना होता है। या कहीं आप बड़ी सिटी पे चले जाओ तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ जाएंगे, 10 फ्लोर के, 20 फ्लोर के और भी ज़्यादा। कुछ बड़े मेट्रोज़ में 25 से 30 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ जाएंगे। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में आप देख लेंगे, पावर सेक्टर में, पावर प्लांट में आप देखेंगे चिमनी वगैरह आप देखेंगे, काफ़ी हाइट होती है इनकी। इन सबको देखने के बाद एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आखिर ये किस मटेरियल से बने हैं, और जिस मटेरियल से बने हैं क्या उस मटेरियल के सिवा किसी और मटेरियल से इसको बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जो भी एप्लीकेशंस आपको आपके रियल लाइफ में नज़र आते हैं वो एप्लीकेशंस में जो मटेरियल आप यूज़ करते हैं उस मटेरियल को चूज़ करने के लिए आपको उस मटेरियल की स्ट्रेंथ की एक्सपेरिमेंटली चेक करना बहुत ज़रूरी है। कौन से एप्लीकेशन में कौन सा मटेरियल यूज़ होगा ये डिसाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आखिर कैसे डिसाइड किया जाए कि कहाँ पर कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाएगा? रेलवे ब्रिज में कौन सा मटेरियल हम यूज़ करें कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी बनी रहे कि हम बड़ी से बड़ी ट्रेन, लंबी से लंबी ट्रेन, हैवी ट्रेन उस ब्रिज को क्रॉस कर सकें। या ट्रेन जिस ट्रैक पे चल रही है वो ट्रैक की जो मटेरियल है, कौन सा मटेरियल यूज़ करें कि वो ट्रेन जो है आपकी स्मूथली उस पर फ्लो करे। तो ये सारा स्टडी कहाँ किया जाता है? यस, कोई एक सब्जेक्ट होगा जिस पे हम इंजीनियरिंग फील्ड में स्टडी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ भूपेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं क्विकी ट्रिकी। यस, द सब्जेक्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये सब्जेक्ट हम पूरा कवर करेंगे लेसन वाइज। आज का ये हमारा फर्स्ट लेसन है जिसमें हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, मैकेनिक्स की क्लासिफिकेशंस देखेंगे और उन क्लासिफिकेशंस के सब क्लासिफिकेशंस देखेंगे। मैकेनिक्स डेफिनेशन पे जाते हैं। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of forces and their effects on structure, machines and fluids. मैकेनिक्स साइंस की एक ब्रांच है जहां हम किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस और उन फोर्सेस की वजह से उन बॉडी पे जो इफेक्ट पड़ता है उसकी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक ब्रिज है आपके पास, आसपास आपके नजर आ जाएंगे ब्रिज। उस ब्रिज पे 100 से अबव पब्लिक खड़ी है। कुछ पर्टिकुलर नेचुरल व्यू देखने के लिए उस ब्रिज पे 100 से अबव पब्लिक खड़ी हुई है। उन पब्लिक की वजह से, उनकी वेट की वजह से उस ब्रिज पे फोर्स पड़ेगा। उस फोर्स की वजह से उस ब्रिज पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। वो इफेक्ट की हम स्टडी करते हैं, फोर्स की स्टडी करते हैं और उन फोर्स की वजह से जो उन बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है उसकी स्टडी करते हैं। जिसमें हमने लिखा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपका ब्रिज आ गया। मशीन में बड़ी बड़ी आपकी जो ऑटोमोबाइल्स की मशीन हो गया या फिर
पावर सेक्टर में, पावर प्लांट पे आपके बहुत सारे मशीन्स, टरबाइन वगैरह हो गए, ये आपके मशीन्स आते हैं। फ्लूइड, फ्लूइड में आपके आते हैं रिवर वगैरह हो गए, आपकी जो भी आपके फ्यूल्स वगैरह यूज होते हैं, ये सब में फ्लूइड्स की बात हो रही है हमारी। तो डेफिनेशंस ये डिफाइन कर दिया कि मैकेनिक्स होता क्या है। क्लियर? मैकेनिक्स के तीन पार्ट में, मीन्स तीन पार्ट में इसको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सेकेंड इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसे सॉम से भी जानेंगे हम नाम, मॉम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मॉस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, एम एम मीन्स मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ये उसके अदर नेम है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हमारा सब्जेक्ट है जिसको हमको कवर करना है। थर्ड इज मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। मैकेनिक्स के तीन क्लासिफिकेशन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। बेसिक तीन क्लासिफिकेशन है जो पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप मैकेनिक्स के अंडर पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये आपका एक अलग सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेम सेकेंड सेम में आप ये कवर करते हैं जो बेसिक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप थर्ड सेम फोर्थ सेम में ये कवर करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स साथ साथ ये फोर्थ सेम या फिफ्थ सेम में आप इसको कवर करते हैं, जो मैकेनिक्स के अंडर है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आखिर ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या और इसके अंडर हम क्या स्टडी करते हैं, चलो देखते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में आते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। फर्स्ट पॉइंट इज आल्सो नोन एज अका मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। सेकेंड पॉइंट इज deals with one directional external force only, and third is displacement of body। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इन तीन पॉइंट्स को ध्यान दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मैकेनिक्स इज मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। इस पे ध्यान देते हैं कि व्हाट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी को समझने से पहले हम समझते हैं व्हाट इज बॉडी। इस सब्जेक्ट में चाहे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, या फिर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो, जो भी सब्जेक्ट या सिस्टम जिसकी स्टडी की जाएगी, फॉर एग्जांपल आप ऑटोमोबाइल्स में गियर सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं तो हम उसे बॉडी बोलेंगे। जिस सब्जेक्ट की आप स्टडी करेंगे इस सब्जेक्ट में उसे हम बॉडी बोलेंगे। तो पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थ्री टाइप्स के बॉडी आपको नजर आते हैं। फर्स्ट इज रिजिड बॉडी, सेकेंड इज इलास्टिक बॉडी, एंड थर्ड वन इज प्लास्टिक बॉडी। रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी, एंड द थर्ड वन इज प्लास्टिक बॉडी। रिजिड बॉडी, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि रिजिड बॉडी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बॉडी छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। सपोज आपके सामने एक प्लास्टिक का बॉटल रखा होगा तो वो प्लास्टिक का बॉटल भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होंगे। अब इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ साथ हम किसी बॉडी को स्टडी करें, उस प्लास्टिक के बॉटल को हम अपने हाथों से कंप्रेस करने की कोशिश करें, तो उस प्लास्टिक के बॉडी में आपने ध्यान दिया होगा उसका शेप चेंज होने की कोशिश करता है। दबेगा, शेप चेंज होगा ही होगा। तो रिजिड बॉडी क्या है, इस पे ध्यान देते हैं। रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो इस बॉडी के इंटरनल पार्टिकल्स में किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। जब बॉडी पार्टिकल्स की में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो बॉडी के शेप में जो उसका आकार है किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। मान लो आपके सामने एक डस्टर रखा है, ऐसा डस्टर जो ऐसे मटेरियल से मिलके बना है जो रिजिड बॉडी की तरह वर्क करे। वो डस्टर मान लो आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, आपने उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाया
बाहर से आपने उस पर बल लगाया, बाहर से जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसके आकार में या शेप में जो कि रेक्टेंगुलर था वही का वही है, तो वो होता है रिजिड बॉडी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम ऐसी बॉडी की स्टडी करेंगे जो रिजिड बॉडी है, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स हम कितना भी लगाएं उस बॉडी के शेप में कोई भी अंतर नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि इसमें केवल और केवल सिंगल डायरेक्शनल एक्सटर्नल फोर्स की स्टडी की जाएगी। फोर्स दो टाइप के होते हैं बेसिकली, एक्सटर्नल एंड सेकेंड इज इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। किसी भी बॉडी में आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के पार्टिकल्स उस फोर्स को अपोज करने के लिए इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स इंटरनली अपोज करती है, वो होता है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। जैसे आप एक रबड़ को आप अपने दोनों हाथों से खींचने की कोशिश करते हैं तो उस रबड़ के इंटरनल पार्टिकल्स भी उस फोर्स का अपोज करने के लिए इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करती है। तो ये दोनों फोर्स हो गए, बट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम केवल और केवल एक्सटर्नल फोर्स की स्टडी करेंगे। किसी बॉडी पे बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है बस उसकी स्टडी करेंगे और उसकी वजह से उस बॉडी पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो बॉडी स्टैटिक है, स्थिर अवस्था पे है, या वो बॉडी मोशन पे चली गई है, इन दोनों का स्टडी किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज क्लियर। थर्ड वन इज दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। ऑब्वियसली जब एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पे लगाया जाएगा या तो वो बॉडी स्टैटिक रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा उसकी पोजीशन में, या उस बॉडी पे फोर्स लगने की वजह से मूवमेंट आएगा जिसे डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया गया है। तो ये है बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, जो इसके अंडर में स्टडी करते हैं, जो फर्स्ट या सेकेंड सेम में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की स्टडी की जाती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, चाहे आप डिप्लोमा करें या इंजीनियरिंग। यस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को फर्दर स्टैटिक और डायनेमिक में सब क्लासिफाई किया जाता है। स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ब्रांच के अंदर हम स्टैटिक जो सब क्लासिफाई किया गया है उसमें क्या स्टडी करते हैं वो देखते हैं। स्टैटिक नाम से लग रहा है, स्टैटिक मतलब स्थिर, स्थिर अवस्था। मीन्स इसमें ऐसे बॉडी की स्टडी की जाती है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स अपन अप्लाई करें फिर भी बॉडी में किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं आती है। मीन्स बॉडी अपनी जगह पे स्थिर रहती है। डायनेमिक, इसमें ऐसी बॉडी की स्टडी की जाती है जिसमें अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए तो बॉडी में मूवमेंट होता है, वो होता है डायनेमिक। डायनेमिक को अगेन फर्दर सब क्लासिफाई किया गया है काइनेमेटिक एंड काइनेटिक में। काइनेमेटिक एंड काइनेटिक में काइनेमेटिक और काइनेटिक इनको डिफाइन करते हैं। क्या क्या स्टडी की जाती है इस सब क्लासिफाइड में। काइनेमेटिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस ब्रांच में हम ऐसी बॉडी की स्टडी करते हैं जो मासलेस होता है। एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी इसमें स्टडी की जाती है, जो भी बॉडी स्टडी की जाती है वो मासलेस है, या दूसरी भाषा में हम बोले तो ऐसी बॉडी की स्टडी की जाती है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लगने वाली मूवमेंट या मोशन की स्टडी तो की जाती है, बट जिस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसमें मूवमेंट आ रही थी उस एक्सटर्नल फोर्स की कोई स्टडी नहीं की जाती है। मीन्स
ऐसी बॉडी की स्टडी की जाती है जिसमें केवल और केवल मासलेस बॉडी हो। सेकेंड, काइनेटिक, इसमें ऐसी बॉडी की स्टडी की जाती है जिसपे एक्सटर्नल फोर्स लगे, तो मूवमेंट अगर उसमें आ रही है तो मूवमेंट प्लस जिस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसमें मोशन या मूवमेंट आया, उस एक्सटर्नल फोर्स की भी स्टडी की जाती है। तो ये पूरी होगी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसमें पूरा कवर होता है, एक ब्रांच है। सेकेंड हम आते हैं जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉम, अदर नेम इज मोम्स, मॉस, एमएम, जैसा मैंने पहले बताया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम क्या स्टडी करते हैं इसके बारे में देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डील्स विथ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस दैट इज डेवलप्ड during elastic deformation of a body under the action of external force or load। एक बॉडी आपके पास रखी हुई है, उस बॉडी पे बाहर से आप एक्सटर्नल फोर्स या लोड लगा रहे हैं, तो उस बॉडी के इंटरनल पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट की वजह से इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप्ड होता है, हम उसकी स्टडी करते हैं। प्लस इसमें आप एक टर्म देख रहे होंगे, ड्यूरिंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉर्मेशन को देख लेते हैं, क्या है डिफॉर्मेशन। दो पार्ट में दिख रहे होंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, सब क्लासिफाइड किया गया। डिफॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो कि आप देख रहे होंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बात चल रही है, ड्यूरिंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन मींस ऑब्वियसली बात है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप इलास्टिक डिफॉर्मेशन की स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स की स्टडी करेंगे जो कि एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से डेवलप्ड हुआ। सेकेंड इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन के दौरान डेवलप हुआ, उसकी स्टडी करेंगे। तो ये डिफॉर्मेशन क्या है वो देखते हैं। इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन किसी बॉडी पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यू लगाया जा रहा है जिसकी वजह से उसमें डिफॉर्मेशन आती है। एक समय के बाद अगर एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया जाए तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, तो ये होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। सेकेंड, आपके सामने ऐसा बॉडी रखा है जिस पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए कंटिन्यूअस, और कुछ समय के बाद उस एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया जाए तो इसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। मीन्स शुरू में अगर वो रेक्टेंगल शेप में है आपका बॉडी और आपने एक्सटर्नल फोर्स ऐसा लगाया कंटिन्यू कि उसकी शेप रेक्टेंगल ना होकर रोम्बस हो गया, चतुर्भुज, समचतुर्भुज जिसको बोलते हैं उस शेप में हो गया। तो ओरिजिनल उसकी रेक्टेंगल थी लेकिन बाद में रोम्बस हो गया, तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, तो वो होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इट इज नॉट इलास्टिक डिफॉर्मेशन। आपका बेस्ट एग्जांपल आप यूज करते हैं रबड़। आपने देखा होगा नोट्स वगैरह बांधने के लिए या पर्टिकुलर किसी चीजों को बांधने के लिए आप रबड़ यूज करते हैं कॉमन लाइफ में। उस रबड़ को आप कंटिन्यू जोर से दोनों हाथों से एक्सटर्नल फोर्स के जरिए फैलाने की कोशिश कीजिए, कंटिन्यू उसमें फोर्स लगाइए। थोड़ा कम लगाएंगे, छोड़ देंगे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। कुछ ज्यादा ही जोर से उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए और एक्सटर्नल फोर्स को हटाया जाए तो आप देखेंगे कि उसमें जो उसकी ओरिजिनल शेप थी उससे वो कुछ ज्यादा ही बड़ी नजर आएंगी। मीन्स उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, दैट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। बट हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें केवल इलास्टिक डिफॉर्मेशन की स्टडी करनी है। deals with internal resistive forces that is developed during the elastic deformation of a body under the action of external force।
आपको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, नो डाउट। इंजीनियरिंग में केवल एक्सटर्नल फोर्स की स्टडी करनी है, सॉरी मैकेनिक्स में। बट इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसमें जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आई उसकी स्टडी सब्जेक्ट में करेंगे। प्लस कंडीशन ये है ड्यूरिंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का जिक्र भी नहीं होगा इस सब्जेक्ट में, केवल और केवल इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता क्या है, किसी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं कंटिन्यूअस, और एक समय के बाद उस एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं, तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी, उसमें किसी प्रकार का उसके शेप में चेंजेस नहीं आएगा। दैट इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स में, दैट इज द मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें पढ़ते हैं हम क्या, उस सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स ऑब्वियसली बात है, शॉर्ट में हम देख लेते हैं, ये पर्टिकुलर अलग सब्जेक्ट है। फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके साथ साथ उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप्ड हुआ उसकी भी स्टडी करते हैं। दोनों की स्टडी की जाती है इस सब्जेक्ट में। तो कॉमन चीज, मोस्ट कॉमन चीज हम इन तीनों ब्रांचेस में क्या देख रहे हैं, स्लफ क्लासिफिकेशन या सब ब्रांचेस बोल सकते हैं आप। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ओनली एक्सटर्नल फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ड्यू टू डेवलप्ड ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स की स्टडी की जाती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। द थर्ड वन इज फ्लूइड मैकेनिक्स, एक्सटर्नल फोर्स जो बेसिक कॉज है और उसकी वजह से जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है उसकी भी स्टडी हम इसमें करते हैं। तो बोथ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बोथ। कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये क्वेश्चंस कर दिए जाते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कौन सा फोर्स की स्टडी की जाती है, तो आपके बाद में आना चाहिए फर्स्ट है जो बेसिक कॉज है एक्सटर्नल फोर्स, उसकी स्टडी की जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होता है उसकी स्टडी की जाती है। फ्लूइड मैकेनिक्स में बोथ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों। तो ये थे मैकेनिक्स के डेफिनेशन, मैकेनिक्स की सब क्लासिफिकेशन एंड अगेन उन क्लासिफिकेशंस के सब क्लासिफिकेशन की स्टडी। हाँ, एक छोटी सी बात और है कि मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में अब मैकेनिक्स ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड एंड मैकेनिक्स ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये फर्दर इस सब्जेक्ट में स्टडी की जाती है कि कुछ ऐसे फ्लूइड होते हैं जो कंप्रेसिबल हैं, कुछ ऐसे फ्लूइड होते हैं जो इनकंप्रेसिबल हैं। कंप्रेसिबल मीन्स ऐसे फ्लूइड जिस पर आप एक्सटर्नल फोर्स कर रहे हैं वो कंप्रेस होके पर्टिकुलर कुछ और नया आइटम बना रहा हो। इनकंप्रेसिबल कोई चेंजेस नहीं, जो उसकी वॉल्यूम है, स्टार्टिंग में वॉल्यूम V है, आफ्टर कंप्रेशन उसकी वॉल्यूम V ही होगी, कोई चेंजेस नहीं आया उसकी वॉल्यूम में, मीन्स वो इनकंप्रेसिबल। इसकी फर्दर आगे स्टडी की जाती है। इस लेसन में हमने बेसिक ऑफ मैकेनिक्स देखा। नेक्स्ट लेसन में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एम, एप्लीकेशंस, बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड फर्दर स्टडी करेंगे। उम्मीद है आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा। कैसे लगा, कैसी रही ये क्लास, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो या क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए चैनल सब्सक्राइब, ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नॉलेज स्प्रेड कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। माई सेल्फ भूपेंद्र राठौर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।